पढ़ाई करो। केमिस्ट्री का पेपर डिफिकल्ट तब होता है अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे होते, अदरवाइज केमिस्ट्री कभी डिफिकल्ट होती नहीं है। ठीक है। सर एक्सेप्शन से भरा हुआ था। एक्सेप्शंस पढ़ा तो एक्सेप्शंस पढ़ने पड़ते हैं, याद करने पड़ते हैं। ठीक है, चलो फिर कोई बात नहीं। आज हम लोग फिजिक्स का अगला चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है फ्रिक्शन। सर फ्रिक्शन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में मॉड्यूल में थोड़ा डाउट है। मेरा डाउट के लिए मैंने बोला था मैं इस संडे डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं इस संडे में मैंने बताया था मैं आउट ऑफ स्टेशन रह सकता हूँ। मैं आउट ऑफ स्टेशन था, मैं इसलिए डिस्कशन यस नहीं सर। कर पाया। ठीक है, नेक्स्ट संडे मतलब कमिंग संडे को मैं पक्के से आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दूंगा। मैं 1 घंटा सो जाता, उसकी जगह इस बार मैं 1.5 घंटा या 2 घंटा का सेशन रखूंगा आपके लिए डाउट क्लियरिंग के लिए। ठीक है, प्लस तब तक हमारा ओके सर। सेटअप भी अच्छा हो जाएगा तब तक, और तो और ज़्यादा मजा आएगा डिस्कशन में। ठीक है, यस सर। ओके ओके। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में आप सब लोगों को कुछ ना कुछ तो पता होगा, हाँ या ना? हाँ यस सर। सर। क्या पता है फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन को रेजिस्ट। फ्रिक्शन मोशन को रजिस्ट करता है। चलो ठीक है, देखते हैं। एक्चुअली ये समझ लो कि जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में आए, यहां पर इस ब्लॉक का बॉटम सरफेस और ये फ्लोर का ऊपर वाला सरफेस, मतलब बेसिकली फ्लोर का सरफेस आपस में कांटेक्ट में है कि नहीं है। मतलब देखो, मैं आपको पता होगा मैं ब्लॉक को थोड़ा सा डिस्टेंस में बनाता हूं ताकि मेरे पास डायग्राम बनाने के लिए, फोर्स बनाने के लिए थोड़ी सी जगह बचे। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस ब्लॉक इज केप्ट ऑन दिस फ्लोर। ओके, तो मुझे बताइए कि ये ब्लॉक का बॉटम सरफेस और फ्लोर का सरफेस आपस में कांटेक्ट में है या नहीं है ना? यस सर। तो जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो वो दोनों सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है बेटा, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? कांटेक्ट फोर्स। क्या कहते हैं बेटा? कांटेक्ट फोर्स, या फिर बेसिकली कांटेक्ट फोर्स तो और भी हो सकते हैं, इसका स्पेशल नाम है क्या? रिएक्शन फोर्स। ठीक है, क्या होगा, ये जो रिएक्शन फोर्स है ये किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है, लेकिन इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट वो जो कि दोनों के कॉमन परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में हो, उसको कौन सा फोर्स कहते हैं? नाम मालूम होगा आपको, कौन सा फोर्स कहते हैं इसे? नॉर्मल फोर्स कहते हैं, है ना? और जो दूसरा फोर्स जो सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगता है, इसका नाम होता है फ्रिक्शन। ठीक है बेटा, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही समझ में? समझ में आ रहा है। ओके, अब क्या होगा, इन दोनों का एक रिजल्टेंट बनेगा, फ्रिक्शन का और नॉर्मल फोर्स का एक रिजल्टेंट बनेगा। ठीक है, इस रिजल्टेंट को हम लोग रिएक्शन फोर्स आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और नॉर्मल और रिएक्शन के बीच में ये वाला जो एंगल है थीटा, इस थीटा का हम लोगों ने नाम दिया है, ये क्या हुआ, इस थीटा का हमने नाम दिया है, थीटा को क्या कहते हैं हम लोग? थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये मैंने पूरी तरीके से टेक्निकल बातें कर डाली। ठीक है, ठीक है, बट इनकी आप एक सेकंड, एक सेकंड बेटा। ओके,
इसमें हम क्या बात की है हम लोग, मैं बोल रहा हूं कि जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में आए तो दोनों सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर दो फोर्स लगाए, दो तरीके के फोर्स लगाए। एक वो फोर्स जो दोनों के कॉमन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, उसको नॉर्मल फोर्स कहा। एक वो फोर्स जो कि दोनों के कॉमन टेंजेंट के डायरेक्शन में, उसको फ्रिक्शन कहा। दोनों के रिजल्टेंट को हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं। रिएक्शन फोर्स और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ये एकदम बेसिक डेफिनेशन वाली बात हो गई। तो अगर आपसे बोला जाए फ्रिक्शन की डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या बताओगे आप लोग फ्रिक्शन की? डिफाइन फ्रिक्शन अगर बोला जाए तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखी जाएगी? फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द टेंजेंशियल कंपोनेंट of reaction force between two surfaces। दो सरफेसेस के बीच में जो रिएक्शन फोर्स होता है, जो रिएक्शन फोर्स है, उसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, उसको हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसा कि आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ में पढ़ा है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसलिए इस फ्लोर ने ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स अगर ऊपर लगाया है, तो ब्लॉक इक्वल नॉर्मल फोर्स फ्लोर पर नीचे की तरफ अप्लाई करेगी। ब्लॉक फ्लोर पर नॉर्मल फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई करेगा ही करेगा, चाहे जो हो जाए। अगर फ्लोर ने ब्लॉक पर पीछे फ्रिक्शन लगाया है, तो ब्लॉक फ्लोर पर आगे फ्रिक्शन अप्लाई करेगा। समझ में आई बात? हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. यस सर। तो सब लोग इसको फटाफट कॉपी कर लेंगे। इसके बाद हम लोग थोड़ी मजेदार बातों पे जाएंगे। अभी सिर्फ डेफिनेशन देख रहे थे, इसके बाद थोड़ी मजेदार बातें करेंगे फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है बेटा, So noted. नोटेड। आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, तो जब मैंने आपसे पूछा था अभी अभी इस क्लास में कि फ्रिक्शन क्या होता है, तो आप लोगों ने, आप में से किसी ने कुछ कहा था फ्रिक्शन अपोजेस कुछ 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 कह रहा था। कोई कौन कह रहा था? कौन कह रहा था? कोई नहीं कह रहा था। ठीक है भाई। फ्रिक्शन अपोजेस व्हाट, ये तो बता दो। पढ़ा है ना बचपन में, क्लास 8 में The पढ़ा था। motion of the particle. Motion. फ्रिक्शन अपोजेस मोशन। चलो, आपने कहा मोशन, मैंने कहा नहीं, फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता। तो फ्रिक्शन किसको अपोज करता है? फ्रिक्शन डज नॉट अपोज मोशन। फ्रिक्शन सिर्फ मोशन को अपोज नहीं करता। फ्रिक्शन अपोजेस, फ्रिक्शन Force. अपोजेस फोर्स। ये तो और भी गलत है। फ्रिक्शन अपोजेस मोशन गलत, फ्रिक्शन अपोजेस फोर्स गलत। तो फ्रिक्शन क्या अपोज कर, किस चीज को अपोज करता है? फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन। समझ में आई बात? फ्रिक्शन किसको अपोज करता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। कहने का मतलब ध्यान दीजिए, अभी इमेजिन करिए आपने कहा कि सर
आप सिर्फ इतना ही सोच रहे हो कि सर अगर ये मान लीजिए मेरे पास फ्लोर है, इस फ्लोर पे लेट्स से एक ब्लॉक रखा हुआ है कुछ ऐसा, ठीक है, और मान लेते हैं कि इस फ्लोर पे जो जो ब्लॉक इस इस ब्लॉक के पास कुछ वेलोसिटी है आगे की तरफ ऐसी, ठीक है, ये फ्लोर की ये ब्लॉक की वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो आप कह रहे हो कि क्या कहाँ गया, आप कह रहे हो कि ये जो अगर वेलोसिटी इस पे ब्लॉक के आगे की तरफ है तो फ्लोर इस ब्लॉक पर पीछे की तरफ फ्रिक्शन अप्लाई करेगा, यही कह रहे हो ना आप कि कुछ और कह रहे हो? यही कह रहे हो? यस सर। मैं कह रहा हूं कुछ और, मैं कह रहा हूं कि अगर मेरी सिचुएशन इससे थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है जो आप सोच पा रहे हो, मेरी सिचुएशन लेट से ऐसी है कि ब्लॉक के पास कोई वेलोसिटी हो ना हो, फ्लोर के पास वेलोसिटी है आगे की तरफ, ठीक है, फ्लोर के पास वेलोसिटी है आगे की तरफ। चलो एक काम करते हैं, बड़ी वेलोसिटी बनाते हैं फ्लोर के पास, थोड़ी ज्यादा वेलोसिटी फ्लोर के पास, ठीक है, फ्लोर के पास वेलोसिटी है आगे की तरफ, तो क्या होगा, ये मान लेते हैं वेलोसिटी फ्लोर की u है और हमें पता है कि जो u है इट इज ग्रेटर देन v। तो कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे ब्लॉक पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? राइट साइड में। देखो क्या होगा अगर आपके ब्लॉक पर ब्लॉक की वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से फ्लोर आगे जा रहा है, आप बोलोगे सर फ्लोर आगे कैसे जा सकता है, फ्लोर तो रेस्ट पर होगा ना। फ्लोर मत मानो, मान लो कि नीचे टेबल है, ये जो रेड कलर से मैंने बना रखा है ये मान लेते हैं टेबल है और ये टेबल आगे मूव कर रही है, ठीक है, और टेबल के मूव करने की वेलोसिटी ब्लॉक के मूव करने की वेलोसिटी से लेट से ज्यादा है। उस केस में क्या होगा? उस केस में हम कहेंगे कि ब्लॉक के हिसाब से फ्लोर आगे जा रहा होगा क्योंकि फ्लोर की वेलोसिटी ज्यादा है, राइट। हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एज सीन बाय फ्लोर, ये ब्लॉक को मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फ्लोर को एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एज सीन बाय फ्लोर इज इक्वल टू v माइनस u, मैंने आगे की तरफ प्लस और पीछे की तरफ माइनस ले रखा है, तो v माइनस u बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू फ्लोर को, हाँ या ना? यस सर। तो ये मेरा वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू फ्लोर है और क्योंकि u v से बड़ा है इट इज नेगेटिव, मतलब कि इन रेफरेंस ऑफ फ्लोर क्या होगा, फ्लोर के रेफरेंस में फ्लोर तो अपने रेस्ट पर ही रहेगा, लेकिन होगा क्या, आपका जो ब्लॉक है ये ब्लॉक के पास नेगेटिव वेलोसिटी है, इसलिए ये ब्लॉक आपका फ्लोर के रेस्पेक्ट में पीछे की तरफ जा रहा होगा, हाँ या ना? फ्लोर की ब्लॉक की वेलोसिटी पीछे की तरफ होगी, कितनी होगी, u माइनस वी होगी, क्योंकि v माइनस यू आगे है तो मतलब v पीछे की तरफ u माइनस वी है, हाँ या ना? इसलिए ये जो फ्लोर है इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन को पीछे की तरफ अप्लाई करेगा, समझ में आया? सो फ्रिक्शन डज नॉट अपोज मोशन, फ्रिक्शन डज नॉट अपोज फोर्स, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता, फोर्स को तो कतई अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन अपोज किसको करता है, रिलेटिव मोशन को। समझ में आई बात, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. फ्रिक्शन को इस चीज से मतलब नहीं कि ब्लॉक किधर जा रहा है, फ्रिक्शन को इस चीज से मतलब है ब्लॉक फ्लोर के रेस्पेक्ट में किधर जा रहा है। सो फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन। उसमें भी अभी कहानी खत्म नहीं हुई बेटा, अभी कहानी बाकी है। जस्ट इमेजिन दिस,
कि आपके पास एक ये लेट्स से व्हील है, अच्छा दिख नहीं रहा ना इधर, लेट्स इधर बनाते हैं, लेट्स से ये आपके पास एक व्हील है, ठीक है। तो मैंने आपको कहा कि ये जो व्हील है ये कुछ इस तरीके से घूमते हुए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूमते हुए ये आगे की तरफ जा रही है वेलोसिटी v से ऑन अ फ्लोर, ठीक है। समझ में आ रही बात? Yes, sir. तो आप मुझे बताइए इस व्हील के बॉटम मोस्ट पॉइंट पर फ्रिक्शन तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे लगेगा ना, कि ऊपर वाले सरफेस पे लगेगा? फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे या ऊपर? नीचे। नीचे लगेगा। तो यहां पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? व्हील आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन पीछे लगना चाहिए कि आगे लगना चाहिए? बताओ। पीछे लगना चाहिए। देखो व्हील किधर जा रहा है इससे मतलब नहीं है फ्रिक्शन को, व्हील किधर जा रहा है इससे मतलब नहीं है फ्रिक्शन को। जस्ट इमेजिन कि ये जो वेलोसिटी है ये है ही नहीं या बहुत कम है। क्या हो रहा है, आपके पास जो व्हील है, आपके पास जो व्हील है, कहाँ गया व्हील, आपके पास जो व्हील है बेटा वो कुछ, अरे यार वो कुछ अपनी जगह पर ही घूम रहा है, ऐसे 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 ये घूमता जा रहा है, 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 ठीक है। सिर्फ अपनी जगह पे घूम रहा है और नीचे हमने इसके फ्लोर रख दिया, ये ऐसे घूमे जा रहा है और नीचे हमने फ्लोर रख दिया। तो आप मुझे बताओ इसके घूमने की वजह से इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी किधर होगी? पीछे। घूमने की वजह से इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी पीछे होगी, तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे आगे। लगेगा। समझ में आई बात? हाँ या ना? तो इस वाली बॉल पे फ्रिक्शन किधर लगेगा इट डिपेंड करता है इस ओमेगा पर और इसकी वेलोसिटी दोनों पर। इन दोनों को मिलाकर हमें पता चलेगा कि बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी किधर है, उसके हिसाब से फ्रिक्शन के डायरेक्शन डिसाइड होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फ्रिक्शन जो है मोशन को अपोज नहीं करता, फोर्स को अपोज नहीं करता, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, लेकिन रिलेटिव मोशन भी किनका? ऑब्जेक्ट्स का नहीं, रिलेटिव मोशन ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट। जो सरफेसेस कांटेक्ट में है उनके रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ये आपको पहले से देख के एग्जांपल समझ में आ गया था कि भैया अगर ये व्हील सिर्फ अपनी जगह पे ऐसे गोल 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 घूमे जा रहा है, 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 तो बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी पीछे होगी, इसलिए फ्रिक्शन आगे लगेगा। इवन दो ये व्हील रेस्ट पर है, इससे फ्रिक्शन को मतलब नहीं है। फ्रिक्शन को मतलब किस चीज से है कि जो पॉइंट इस फ्लोर के साथ कांटेक्ट में है उसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है। समझ में आया या नहीं समझ में आया? आ गया सर समझ में। आ गया पक्का? झूठ बोल रहे हो? सर एक बार फिर से बोलिए ना, क्या बोले जब व्हील रेस्ट पे रहेगा तब? मैं कह रहा हूं लेट से व्हील की वेलोसिटी 0 है, सिर्फ ये अपनी जगह पे घूम रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं पता सर। ऐसा हो सकता है बट मोमेंटरीली हो सकता है, बहुत ही थोड़े टाइम के लिए हो सकता है, एक मोमेंट के लिए हो सकता है। कितनी देर के लिए? उतनी देर के लिए जितनी देर के लिए अगर एक बॉल को मैं ऊपर फेंकूं तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे रेस्ट पे रहता है ना थोड़ी देर के लिए, एक मोमेंट के लिए। यस सर। यस उसी सर। तरीके से एक मोमेंट के लिए इस व्हील की वेलोसिटी 0 हो और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो, ऐसा हो सकता है। और आप ऐसा खुद करके देख चुके हो, खुद कर सकते हो। कैसे? व्हील, मान लीजिए छोटा सा व्हील लीजिए आप, अपने जो टॉयज होते हैं ना बचपन वाले, उसमें जो गियर होता है ना,
गियर होता समझते हो? हाँ सर। उस गियर या गियर समझ लो, या समझ लो जो टॉप होता है, इस तरीके का टॉप देखा होगा आपने, यूज किया होगा सब लोगों ने, खेला होगा सब लोगों ने ऐसे टॉप से, खेला है? Yes, sir. लट्टू। लट्टू, हाँ। तो लट्टू को आप ऐसे घुमाने की बजाय अगर आप इसको 90 डिग्री एंगल पे पकड़ के सिर्फ सिर्फ इस तरीके से घुमा के छोड़ दो, तो जब वो ग्राउंड पे लैंड करेगा तो यही सिचुएशन होगी ना कि वो घूम रहा होगा और वेलोसिटी नहीं होगी उसके पास, हाँ या ना? हाँ सर, थोड़ी देर उसके के लिए। हाँ, यस थोड़ी सर। देर के लिए, एक मोमेंट के लिए, जस्ट एक मोमेंट के लिए, एक क्षण के लिए, ठीक है? उसी मोमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि जब इसकी वेलोसिटी 0 है, लट्टू की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो सिर्फ एक मोमेंट के लिए ही क्यों ये रेस्ट पे रह पाया? उसका कारण है फ्रिक्शन। क्या हुआ कि ये लट्टू जब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा था, तो इवन दो लट्टू की वेलोसिटी 0 थी, पर लट्टू का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ है, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। Yes. तो इसलिए इस बॉटम मोस्ट पॉइंट पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे की तरफ। तो लट्टू का फोर्स किधर लगा? आगे की तरफ। तो इस फोर्स की वजह से लट्टू मूव करना शुरू कर देगा। समझ में आया? इसको वेलोसिटी नहीं बोलना चाहिए, एक्सेलरेशन बोलना चाहिए। इस फ्रिक्शन की वजह से एक्सेलरेशन आएगा, जिसकी वजह से इसके पास थोड़ी देर बाद वेलोसिटी आ जाएगी, हाँ या ना? हाँ सर। Yes. तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई है। क्या इंटरेस्टिंग है बताऊं? इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है बेटा यहां पर कि फ्रिक्शन की वजह से मोशन रुकने की जगह मोशन शुरू हो गया। फ्रिक्शन की वजह से आपने क्या हुआ था? आपके दिमाग में नोशन क्या है कि फ्रिक्शन इज द फोर्स जिसकी वजह से मोशन रुक जाता है। यहां क्या हो रहा है? यहां पर आपका अगर आप देखें तो फ्रिक्शन फोर्स क्योंकि आगे लगा, उसी की वजह से लट्टू के पास वेलोसिटी आगे की तरफ आई। आई कि नहीं आई? यस सर। Yes, sir. So यस सर। it's the friction that's causing this wheel to move. तो फ्रिक्शन यहां मोशन को अपोज नहीं कर रहा, फ्रिक्शन की वजह से मोशन हो रहा है, हाँ या ना? बताओ। हाँ यस sir. Yes, sir. हाँ सर। इट्स द फ्रिक्शन जिसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी आई, हाँ या ना? अरे बोल दो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो हाँ जो सर। बचपन से आपके दिमाग में एक नोशन है कि फ्रिक्शन की वजह से चीजें रुक जाती हैं, फ्रिक्शन की वजह से मूवमेंट हैम्पर होता है, आपको बता दूं बिना फ्रिक्शन के मोशन शुरू ही नहीं होगा। ज्यादातर मोशन जो हम डेली लाइफ में देखते हैं बिना फ्रिक्शन के शुरू ही नहीं होंगे। आप सोचिए, जरा सोचिए, गाड़ी या कोई भी, चलो कार के बारे में बात करते हैं, एक कार कैसे चलती है? एक्सेलेटर दबाते हैं तो एक्सेलेरेट कर जाती है, उसका मोशन शुरू हो जाता है, हाँ या ना? हाँ सर। तो कार हाँ सर। जब आपने एक्सेलेटर दबाया तो क्या हुआ? इंजन ने गाड़ी चला दी सीधे डायरेक्ट, बीच में कुछ नहीं हुआ? सर यही फिनोमेना हुआ। बीच में पता है क्या हुआ? जब आपने एक्सेलेटर दबाया तो इंजन ने व्हील को घुमाया, इंजन की वजह से व्हील जो है वो घूमा, इंजन की वजह से, है ना? नजर आ रहा है घूमते हुए? नहीं नजर आ रहा है, कोई बात नहीं, कुछ और ले लेते हैं। मेरे पास क्या है यहाँ पे? कुछ नहीं है। एक सेकंड। चलो, मैं अपना पहिया गोल लेने की बजाय स्क्वायर ले लिया, मैंने रेक्टेंगल ले लिया। मैथमेटिक्स की बुक है, फिजिक्स क्लास में पता नहीं क्या कर रही है। क्या हुआ? इंजन की वजह से ये व्हील घूम रहा है ना? घूम रहा है। इंजन सिर्फ व्हील को घुमा रहा है, इंजन गाड़ी को चला नहीं रहा। गाड़ी का मोशन क्यों शुरू हुआ? क्योंकि जब व्हील घूमा
तो इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट के पास वेलोसिटी आई पीछे की तरफ, आई कि नहीं आई? आई सर। तो इसमें फ्रिक्शन लगा आगे की तरफ, लगा कि नहीं लगा? लगा सर। Yes, sir. इसी फ्रिक्शन की वजह से गाड़ी आगे चली गई। समझ में आया? Yes, गाड़ी sir. फ्रिक्शन का वजह से चलता है। समझ में आया कि नहीं आया मुझे बता दो बस। Yes, sir. बेसिकली Yes, क्या sir. हुआ, पहिया घूम रहा है, घूम 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 घूम, इंजन से भी इतना ही कर रहा है। जस्ट इमेजिन कि आपकी गाड़ी जो है ना आइस पे है, आप अपनी कार को नॉर्थ पोल पे लेके चले गए, आइस के ऊपर आप गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हो, आप एक्सीलरेटर दबाओगे गाड़ी चलेगी क्या? जब मैं आइस बोलता हूं जस्ट इमेजिन कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, जीरो फ्रिक्शन, ठीक है? आप बताइए आइस पे अगर आप एक्सीलरेटर दबाओगे गाड़ी चलेगी? बता दो। Nice. सर नहीं सर. पीछे का तरफ। क्या क्या बोल रहे हो? Sir, नहीं चलेगी. नहीं चलेगी, क्या होगा? बस पहिया घू 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 घूमता रहेगा और कुछ नहीं होगा, है ना? क्या हुआ, Yes, sir. पहिए का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, ये मान लो आइस का सरफेस है, बॉटम मोस्ट पॉइंट हमेशा नीचे से ऐसे पीछे की तरफ पास होगा, पीछे की तरफ पास होगा, रगड़ते हो पीछे की तरफ, रगड़ते हो पास होगा, पीछे की तरफ रगड़ते हो पास होगा, है ना? अब मैंने क्या किया, सडनली जादू किया, आइस की जगह सड़क आ गई, फ्रिक्शन आ गया, आया कि नहीं आया? तो अब जब पहिया पीछे की तरफ जाने की कोशिश किया तो फ्रिक्शन ने बोला ओए कहां जा रहा है, ये रिलेटिव मोशन अलाउड नहीं है, आगे की तरफ फोर्स लगाया, आगे की तरफ फोर्स लगाया, उस आगे की तरफ जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसी फोर्स की वजह से गाड़ी आगे की तरफ चली गई। समझ में आया कुछ की नहीं समझ में आया? Sir, समझे. समझ गए? ओके, सो फ्रिक्शन डज नॉट अपोज मोशन, friction opposes relative motion between surfaces in contact. In fact, for the real world, for our day-to-day life, friction is the force जिसकी वजह से मोशन शुरू भी हो पाता है। सो एक तरीके से आप फ्रिक्शन को गॉड कह सकते हो, गॉड ऑफ मोशन, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। फ्रिक्शन की वजह से ही मोशन जनरेट होता है, फ्रिक्शन की वजह से ही मोशन कंटिन्यू हो पाता है और फ्रिक्शन की वजह से ही मोशन रुकता है। जब ब्रेक लगाते हो जस्ट उल्टा फिनोमेना होता है जिसकी वजह से फ्रिक्शन गाड़ी को रोक पाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? इफ फ्रिक्शन इज नॉट देयर यू कैन नॉट इवन वॉक ऑन द अर्थ सरफेस। क्यों? सोचिए, जब आप चल रहे हो अर्थ के सरफेस पर, आप एसेंशियली क्या कर रहे हो? सोचिए, ये सरफेस है, ये आपकी उंगलियां, आपके पैर हैं, जो मेरी उंगलियां जो आपके पैर है, लेट्स से जब मैं चल रहा हूं तो मैं अपने पैरों से को पीछे की तरफ लाने की कोशिश कर रहा हूं, राइट? जब मैं पैर पीछे की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा हूं तो फ्रिक्शन फोर्स मेरे पैरों पे आगे की तरफ लग रहा है, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. यही फ्रिक्शन है जो मेरे को मेरा मोशन जिसकी वजह से कर रहा है, इसी फ्रिक्शन की वजह से मैं चल पा रहा हूं, अदरवाइज मैं नहीं चल सकता था। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। सो आगे से अगर कोई बोले कि फ्रिक्शन क्या करता है तो क्या बोलोगे? फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट। ऑल्दो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये भी अर्ध सत्य है। क्या है? गलत नहीं है, बट ये आधा सच है, हाफ ट्रुथ। पूरी सच्चाई इस चैप्टर के खत्म होते होते आपको समझ में आ जाएगी। ऑल्दो ये वाला जो पहिया घूमने वगैरह वाला जो बात मैंने किया था, ये चीजें हमें इस फ्रिक्शन चैप्टर में नहीं पढ़नी है, ये चीजें हमें पढ़नी है रोटेशन नाम के चैप्टर में। रोटेशन नाम से हो सकता है वो चैप्टर, या फिर रिजिड बॉडी नाम से हो सकता है। उसमें हम लोग इस पहिए के बारे में ज्यादा बातें करेंगे। ठीक है, तो अब एक दूसरी समस्या हो गई, सर नोट क्या करें? इतना कुछ आपने बोल तो दिया, नोट क्या करूं? तो नोट आपको सिर्फ इतना कहना है कि फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट। ठीक है,
इसके अलावा कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है। चाहो तो आप जीओडी ऐड कर सकते हो। फ्रिक्शन इज जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ मोशन। ठीक है, फटाफट कॉपी करेंगे सब लोग। सर, तो हाँ एयर और विंड वाला फ्रिक्शन को कैसे डिफाइन किया जाएगा? बेटा वो अलग चीज है, दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, जो कि हम पढ़ेंगे आपके क्या बोलते हैं उसमें, फ्लूइड फ्रिक्शन में पढ़ेंगे। जब हम फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ेंगे ना तब बात करेंगे उसके बारे में। उसको हम ड्रैग, क्या नाम देते हैं यार, विस्कस फोर्स बोलते हैं। ठीक है, विस्कस फोर्स से पढ़ेंगे तब बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है उसका नाम होता है विस्कस फोर्स। वो हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना। ओके बेटा, क्लास 8 में क्या बच्चे से मासूम थे, आपको इतना बता दिया बहुत है कि भैया एयर भी फ्रिक्शन लगाता है। अब वहां थोड़ा बताया कि नहीं, इस फोर्स को विस्कस फोर्स कहते हैं, वो कुछ अलग तरीके से काम करता है। उसका फॉर्मूला भी अलग आएगा, उसका मैथमेटिकल रूल्स भी अलग होंगे, उसका सब कुछ मैकेनिज्म भी अलग होगा। ठीक है, तो उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अभी के लिए आगे बढ़ू। यस सर। ओके, यस सर। तो अब हमने देख लिया कि फ्रिक्शन किधर लगता है, तो फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अब देखेंगे कि फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कितना होता है। डायरेक्शन, फ्रिक्शन क्या, फोर्स है, फोर्स का मतलब वेक्टर। वेक्टर के पास दो चीजें, क्या क्या, कौन कौन सी दो चीजें, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन हम के बारे में हमने बात कर ली, क्या है डायरेक्शन, अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, है ना, हाँ है ना। यस सर। कहने का मतलब ये समझो, एक बार और वही वाला एग्जांपल ले लेता हूं मैं। ये मेरे पास एक ब्लॉक है, ये फ्लोर है। लेट से ये फ्लोर जा रहा है आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से, ये ब्लॉक जा रहा है आगे की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से। सो इवन दो ब्लॉक के पास वेलोसिटी आगे की तरफ है 5 मीटर पर सेकंड, इसके ऊपर फ्रिक्शन किधर लगेगा, जल्दी बताओ। इसके ऑपोजिट डायरेक्शन पर। फ्लोर के रेस्पेक्ट में ब्लॉक की वेलोसिटी पीछे है, क्योंकि फ्लोर के रेस्पेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा है ना ब्लॉक से, तो फ्लोर के रेस्पेक्ट में ब्लॉक की वेलोसिटी पीछे है, इसलिए फ्लोर पर, इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगाएगा, हाँ या ना। अब सोचो, ब्लॉक फ्लोर पे किधर फ्रिक्शन लगाएगा, एक तरीका डायरेक्ट है, न्यूटन थर्ड लॉ, फ्लोर ने ब्लॉक पर आगे लगाया तो ब्लॉक फ्लोर पर पीछे लगाएगा, उससे तो आ ही जाएगा आंसर। एक और तरीका है, ब्लॉक के बॉटम सरफेस के रेस्पेक्ट में फ्लोर की वेलोसिटी कितनी है, 10 - 5 + 5, मतलब कि ब्लॉक के रेस्पेक्ट में फ्लोर आगे जा रहा है। ध्यान दीजिए, फ्लोर के रेस्पेक्ट में ब्लॉक पीछे जा रहा है, ब्लॉक के रेस्पेक्ट में फ्लोर आगे जा रहा है। क्योंकि फ्लोर के रेस्पेक्ट में ब्लॉक पीछे जा रहा है, इसलिए फ्लोर ब्लॉक पर आगे फ्रिक्शन लगाएगा, और क्योंकि ब्लॉक के रेस्पेक्ट में फ्लोर आगे जा रहा है, इसलिए ब्लॉक फ्लोर पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगाएगा, हाँ या ना। समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। यस सर। तो फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन, एकदम पक्का फंडा क्लियर है ना ये वाला। तो अब इसका देखते हैं मैग्नीट्यूड कितना होता है। तो ये जो फ्रिक्शन, जो जिस फ्रिक्शन के बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो रिलेटिव मोशन को फ्रिक्शन अपोज करता है, वो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इनटू नॉर्मल, बस इतना ही। ये जो फ्रिक्शन है सिर्फ नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, और म्यू क्या है, म्यू का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इट इज अ कांस्टेंट फॉर अ पेयर ऑफ सरफेसेस। अगर मैं एक पेयर ऑफ सरफेस लूं, मतलब मैंने दो ऑब्जेक्ट ले लिए, जैसे यहाँ पे ये ब्लॉक है, ब्लॉक का बॉटम सरफेस और फ्लोर का अब टॉप सरफेस, इन दोनों सरफेसेस के लिए ये जो फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट है म्यू, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। ठीक है, समझ में आई बात, हाँ या ना।
Yes, sir. So this friction is mu into normal, है ना? This friction is mu into normal. So ये सिर्फ नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। ध्यान देने वाली बात है कि फ्रिक्शन doesn't depend on, किस किस चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो सबसे पहला, ये रिलेटिव वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा। फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो रिलेटिव वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ डायरेक्शन डिपेंड करता है। ठीक है। दूसरा, ये एरिया पर भी डिपेंड नहीं कर रहा, ये सिर्फ नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। और क्योंकि ये एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा, आप ऐसा भी कह सकते हो सिर्फ नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड करता है, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता, है ना? समझ में आई बात? तो रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। इसके अलावा ये एक और चीज पे डिपेंड नहीं करता है, दैट इज टेंजेंशियल फोर्स। अगर हम इस ब्लॉक पर आगे की तरफ कुछ फोर्स लगा रहे हैं तो इस फोर्स पर यह फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता है। ये फ्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल पे डिपेंड कर रहा है। और म्यू तो क्या है, दो सरफेसेस के लिए एक कांस्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं मेरे पास तीन तरीके के ऑब्जेक्ट्स हैं, तीन तरीके के सरफेसेस हैं, सरफेस ए, सरफेस बी, सरफेस सी। ए और बी अगर कांटेक्ट में आते हैं तो मान लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 होता है। बी और सी कांटेक्ट में आते हैं तो लेट्स से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 होता है। तो अगर ए और सी कांटेक्ट में आएंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, पता नहीं, μ3 होगा। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दीज थ्री क्वांटिटीज μ1, μ2 एंड μ3। समझ में आई बात? ये जब तक आपको दिया नहीं जाएगा μ1, μ2, μ3, तब तक आप खुद से मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके या कोई और फॉर्मूला लगा के नहीं निकाल सकते। समझ में आई बात? हाँ, इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हो अगर फ्रिक्शन पता हो तो। ठीक है, क्लियर है? यस सर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? इट्स सिंपल म्यू इनटू नॉर्मल। ध्यान दीजिएगा, दिस इज नॉट म्यू इनटू mg। कई लोग गलती करते हैं। क्यों गलती करते हैं? क्योंकि पहले 10 क्वेश्चन जो फ्रिक्शन पे सॉल्व करोगे सब में नॉर्मल फोर्स mg के बराबर होगा, तो आपको लगेगा फ्रिक्शन तो म्यू इनटू mg होता है, जबकि म्यू इनटू mg नहीं होता। क्या होता है? म्यू इनटू नॉर्मल होता है। ठीक है बेटा, ये बात एक्सप्लेन करने की जरूरत है वापस से, समझ में आ गया? अगर किसी ने बिना आ गया सर समझ। बिना सोचे समझे फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू mg लिखा तो मैं घर आके मारूंगा आपको। ठीक है, कोई आपत्ति? नहीं सर। अच्छा, घर आके नहीं मारूंगा तो कोई सर, आपत्ति नहीं है? सर लिखेंगे ही नहीं तो। हाथ सैनिटाइज कर लीजिएगा। चलो कॉपी चलो कॉपी कर लो, सैनिटाइज करके ही मारूंगा। ठीक है, जूते पे अच्छे सैनिटाइजर लगाऊंगा, तेल से पूरा भारी करूंगा, फिर मारूंगा। चलो, कॉपी हो गया? Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें ये ब्लॉक दे रखा है। बोला है कि ब्लॉक और फ्लोर के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है। हमने इस ब्लॉक को आगे की तरफ 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी देकर छोड़ दिया है। हमें बताना है कि फाइंड द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक। इस ब्लॉक का स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा? ठीक है, ट्राई करोगे या मैं करूं? ट्राई करेंगे। जल्दी ट्राई करेंगे।
आदित्य आपका आंसर एकदम सही है। क्या होगा देखो, मान लेते हैं कि इसका मास m है, ठीक है, तो इसमें फोर्सेस क्या क्या लगेंगे। देखिए अभी तक जब हम न्यूटन्स लॉ के क्वेश्चन कर रहे थे, अगर हमें एक्सेलरेशन वगैरह निकालना हो तो हम कई बार नॉर्मल फोर्स को इग्नोर मार देते थे। करते थे कि नहीं करते थे? क्योंकि हमें पता था कि इस नॉर्मल फोर्स के डायरेक्शन की इक्वेशन निकाल के सिर्फ नॉर्मल फोर्स निकलेगा, उससे हमारा कोई खास काम, कोई खास फायदा होगा नहीं। पर अब क्या प्रॉब्लम होगी, अब अगर आप फ्रिक्शन में नॉर्मल फोर्स को इग्नोर मारने की कोशिश करोगे तो आप फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड ही नहीं निकाल पाओगे, है ना? समझ में आई बात? अगर आप फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड नहीं निकाल पाओगे तो आप एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन का फोर्स पता नहीं चलेगा। तो इसलिए जब आप फ्रिक्शन पढ़ना शुरू करोगे, जब आप फ्रिक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे तो आपको हर बार नॉर्मल फोर्स निकालना होगा, नहीं निकालोगे तो फंस जाओगे। ठीक है बेटा? तो हम लोगों ने क्या किया, देखा इस ब्लॉक पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। सबसे पहले बोला इस पे लग रहा है नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल, ठीक है, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल। और क्योंकि सरफेस के रिस्पेक्ट में ब्लॉक आगे जा रहा है इसलिए ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है। कोई आपत्ति? अब अगर नहीं मैं सर। आगे की तरफ पॉजिटिव और पीछे की तरफ नेगेटिव लिखकर इस, अच्छा सॉरी, यहाँ तो सिर्फ प्लस माइनस से काम चलेगा नहीं ना, यहाँ तो एक्स और वाई बनाना पड़ेगा। सो एक सेकंड, हम यहाँ पर लेट्स से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को x एक्सिस और वर्टिकल डायरेक्शन को y एक्सिस मान लें। तो y डायरेक्शन में इक्वेशन लिख के मुझे क्या मिलेगा, y डायरेक्शन की इक्वेशन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। नॉर्मल फोर्स माइनस mg इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज नॉर्मल इज इक्वल टू mg। चलो ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो फ्रिक्शन है दैट इज म्यू इनटू नॉर्मल दैट इज इक्वल टू म्यू इनटू mg। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले वार्न किया था, बार बार म्यू इनटू mg आएगा जिसकी वजह से आपको लगेगा क्यों मैं बार बार नॉर्मल फोर्स निकालूं, सीधे फ्रिक्शन को म्यू इनटू mg लिख दूंगा। ये कि एक गलत प्रैक्टिस है, हमेशा ही नुकसान होना शुरू हो जाएगा आगे चल के आपको। अब अगर मैं x डायरेक्शन में बात करूं तो x डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स है फ्रिक्शन, वो भी नेगेटिव x डायरेक्शन में, तो मैं लिखूंगा माइनस f इज इक्वल टू एम ए, दिस इंप्लाइज माइनस म्यू mg इज इक्वल टू एम ए, दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस म्यू g दैट इज इक्वल टू माइनस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। अब मैं बोलूंगा मेरे पार्टिकल, मेरे ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है इसलिए फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, एक्सेलरेशन दे रखा है माइनस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, हम अप्लाई करेंगे इक्वेशन एस इज सॉरी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इससे हमें मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू 2.5 मीटर। ये मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, बहुत बच्चा वाला काम है, बचपन से कर रहे हो, क्लास 9 में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा कर चुके हो, बट दिस इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग फ्रिक्शन। देखो भाई क्या है ना, जब डिस्प्लेसमेंट वगैरह वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या है, फोर्स का एक ही रोल है एक्सेलरेशन निकालने का, एक्सेलरेशन निकाल लो कहानी खत्म, उसके बाद तो बस मोशन मंडी वाला काम करना है ना बेटा? समझ में आया सबको कि नहीं आया समझ में? समझ में आया। आगे बढ़ जाऊं, सबने कॉपी कर यस लिया? सर। यस सर। तो अब हम असली क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं इस चैप्टर के। पहला क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग केसेस। हमारे पास यहाँ 4 केसेस दे रखे हैं, मैं हम एक एक करके सबके डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे। तो आप मेरे साथ आंसर देते जाओ कि फ्रिक्शन किस ब्लॉक के किस सरफेस पे किस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है बेटा? फर्स्ट पार्ट में एक ही ब्लॉक है तो मुझे बताइए इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, टॉप सरफेस पे कि बॉटम सरफेस पे? बॉटम सरफेस पे। किधर लगेगा, आगे कि पीछे? पीछे। बॉटम।
पीछे लगेगा। क्यों? क्योंकि पीछे फ्लोर के रेस्पेक्ट में ब्लॉक आगे जा रहा है, इसलिए फ्लोर ब्लॉक पर पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा। एट द सेम टाइम हम कह सकते हैं कि ब्लॉक फ्लोर पर फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ अप्लाई करेगा बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, एज वेल एज बाय सेइंग दैट ब्लॉक के रेस्पेक्ट में फ्लोर पीछे जा रहा है, इसलिए क्या होगा, ब्लॉक फ्लोर को बोलेगा पीछे कहां जा रहे हो, चलो साथ में फ्रिक्शन फोर्स आगे लगाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में बताइएगा फटाफट। ब्लॉक अगर रेस्ट पे है आगे और फ्लोर आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे की तरफ। आगे की तरफ। कोई आपत्ति इसमें? नो सर। किसी को डाउट हो तो बोल दो। नो सर। इतना सिंपल क्वेश्चन है, क्या बताऊंगा मैं बार बार। फ्लोर पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे की तरफ। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में बताएंगे अब आप। इसमें ये जो ग्रीन ब्लॉक है, इसके बॉटम सरफेस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे की पीछे? सर आगे। आगे आगे। क्या होगा, ध्यान दीजिए। इस ब्लू ब्लॉक के रेस्पेक्ट में इस ग्रीन ब्लॉक की अगर वेलोसिटी निकालोगे तो क्या आएगा, 5 माइनस 10 दैट इज -5। मतलब इस ब्लू ब्लॉक के रेस्पेक्ट में ग्रीन ब्लॉक की वेलोसिटी पीछे की तरफ है, इसलिए ये ब्लू ब्लॉक ग्रीन ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लगाएगा, आगे लगाएगा। इसको मैंने बोल दिया लेट्स से F1। ठीक है, तो क्लियर सी बात है, क्योंकि ब्लू ब्लॉक ने ग्रीन ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे लगाया है F1, इसलिए ग्रीन वाला ब्लॉक ब्लू वाले ब्लॉक पे सेम फ्रिक्शन पीछे की तरफ अप्लाई करेगा बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। ऐसे भी कह सकते हैं कि इस ग्रीन ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ब्लू ब्लॉक की वेलोसिटी 10 - 5 पॉजिटिव है, मतलब आगे की तरफ है, इसलिए फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। कोई दिक्कत? अगला वाला पार्ट बहुत ज्यादा आसान है। फ्लोर ब्लू ब्लॉक पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा F2, और ये ब्लॉक फ्लोर पर फ्रिक्शन आगे लगाएगा F2। ये दोनों एक्शन रिएक्शन फोर्सेस होंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा, ये वाला फ्रिक्शन और ये वाला फ्रिक्शन इक्वल होना जरूरी है क्या? ये F1 और F2 इक्वल होगा क्या? नो सर। नहीं, नो सर। इनका इक्वल होना जरूरी नहीं है। इस फोर्थ वाले केस में बताइएगा फ्रिक्शन किधर लगेगा? सर पीछे। पीछे ही लगेगा। हाँ देखो, समझो बात को। यहां इस ब्लॉक के पास कोई वेलोसिटी है क्या? अभी तो नहीं है, पर हमने क्योंकि इस पे आगे की तरफ फोर्स लगाया है, इसलिए ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव करेगा, इसलिए फ्लोर इस पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन अप्लाई करेगा। ठीक है, अभी तो कोई वेलोसिटी नहीं है, बट थोड़ी देर बाद आ जाएगी ना, तो फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाएगा पीछे पहले ही। ब्लॉक फ्रिक्शन फोर्स फ्लोर पे लगाएगा आगे की तरफ। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। कॉपी कर लिया सब लोगों ने इसको? फटाफट कॉपी कर लो। यस सर। फटाफट कॉपी कर लो एकदम स्पीड में। 5 से गिन रहा हूं, 1 2 3 4 5, आगे बढ़ रहा हूं। बढ़ जाऊं? यस सर। मैं पहले ही बढ़ गया, आपसे आपका जवाब सुनने की मेरे पास पेशेंस नहीं थी। एग्जाम्पल नंबर 3 बताएंगे। फर्स्ट पार्ट सेम क्वेश्चन है, बस केसेस अलग अलग हैं। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग केसेस। इस ब्लॉक के पास आगे की तरफ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, इस पे आगे की तरफ ही फोर्स भी लग रहा है 20 न्यूटन का। तो बताइए इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे या पीछे? पीछे पीछे लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? किसी को दिक्कत हो तो मुझे रोक देना भाई। ब्लॉक फ्लोर पे फ्रिक्शन फोर्स आगे लगाएगा, क्योंकि बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है, एक एक लाइन का आंसर है, एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं तो मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, बट अगर आपको लगती जरूरत तो पूछ लीजिएगा। सेकंड कैसे बताइएगा फटाफट, फ्रिक्शन किधर लगेगा ब्लॉक पे? ब्लॉक पर बताइएगा। सर ब्लॉक पे पीछे लगेगा, मतलब 5 मीटर पर सेकंड के मतलब जो फोर्स पड़ रहा है उसके तरफ लगेगा फ्रिक्शन। मतलब देखो, मेरे लिए आगे का मतलब राइट साइड में है, पीछे का मतलब लेफ्ट साइड में। ठीक है, डजंट मीन वेलोसिटी किधर है। ठीक है, देखो यहां पर देखिए वेलोसिटी पीछे की तरफ है, पीछे का मतलब लेफ्ट साइड में। ठीक है, वेलोसिटी पीछे की तरफ है, फोर्स आगे की तरफ है, तो फ्रिक्शन किसको अपोज करेगा, वेलोसिटी को कि फ्रिक्शन वेलोसिटी को कि फोर्स को? वेलोसिटी को। वेलोसिटी को अपोज करेगा। इस ब्लॉक पे फोर्स फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा, फ्लोर पे फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट साइड लगेगा, ब्लॉक पर
राइट साइड में लगेगा। एक सेकंड बेटा। बैटरी खत्म हो गई। ओके, सो ये सेकंड पार्ट हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया सब लोगों को? हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कोई मुझे बताएगा इस क्वेश्चन नंबर 3 में फ्रिक्शन फोर्स किस ब्लॉक पे किधर लगेगा? ग्रीन पे किधर लगेगा, ब्लू पे किधर लगेगा? सर ग्रीन पे पीछे लगेगा। अच्छा, ग्रीन पे किधर लगेगा? सर पीछे, नीचे वाले सर पे। क्यों लगेगा ग्रीन पे पीछे? देखो भाई, अगर मैं इस सिस्टम को ऐसे ही छोड़ दूंगा तो ग्रीन जाएगा किधर? आगे की तरफ, राइट साइड में जाएगा, हाँ या ना? यस सर। ग्रीन जाएगा राइट साइड में, तो उसको रोकने के लिए ब्लू इसमें फ्रिक्शन लगाएगा लेफ्ट साइड में। इसको मैंने कह दिया F1। तो अब आप मुझे बताइए कि ग्रीन ब्लू पे किधर फ्रिक्शन लगाएगा? ऑब्वियसली राइट साइड में लगाएगा। यस सर। तो ब्लू किधर जाना चाहेगा, आगे की पीछे? पीछे। आगे जाएगा ना? आगे की तरफ जाएगा। तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्लोर किधर लगेगा? इस पे फ्रिक्शन पीछे, और फ्लोर पे फ्रिक्शन आगे लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर समझ लो। अगर मैं देखो, फ्रिक्शन किधर लगेगा ये समझने अगर कोई सबसे अच्छा तरीका तो वो ये है कि अज्यूम कर लो कि कोई फ्रिक्शन है ही नहीं। ठीक है, अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, समझ लो बात को, अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, मतलब मान लीजिए सारे सरफेस स्मूथ हैं, उस केस में सोचिए मोशन कैसा होगा, और फिर इमेजिन करिए कि फ्रिक्शन किधर लगेगा। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, इस ग्रीन वाले ब्लॉक पे 20 न्यूटन का फोर्स आगे लग रहा है, मतलब राइट साइड में लग रहा है, हाँ या ना? लग रहा है ना? यस सर। तो ये ग्रीन वाला ब्लॉक, अगर इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा ग्रीन ब्लॉक पे, तो ये ग्रीन ब्लॉक राइट साइड में जाएगा, हाँ या ना? ये जो ग्रीन वाला ब्लॉक है इस 20 न्यूटन फोर्स की वजह से राइट में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा सर। ये राइट में जाएगा। तो इसको, ये ब्लू वाला ब्लॉक जो है ये रोकेगा कि नहीं रोकेगा? यस सर। रोकेगा। तो ब्लू वाला ब्लॉक ग्रीन वाले ब्लॉक पे
फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा F1 लेफ्ट की तरफ, इसलिए ग्रीन ब्लॉक ब्लू पे फ्रिक्शन आगे लगाएगा, राइट की तरफ लगाएगा। अब क्या हुआ, ब्लू पे फोर्स पता चल गया, तो ब्लू पे फोर्स लगा आगे की तरफ, इसलिए ब्लू जाने की कोशिश करेगा आगे, तो इसको फ्लोर आगे जाने से रोकेगा, फ्रिक्शन इस पे लगाएगा पीछे। समझ में आया कि नहीं आया समझ में? आ गया सर। आ गया, ओके। फोर्थ वाला देखेंगे, ये जो आपका ब्लू कलर का पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा है ना, ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल फ्लोर है या एक्स वाई प्लेन का पे रखा हुआ फ्लोर है, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है ना। ये फ्लोर जो है वो एक्स वाई प्लेन में है। इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया है और हमने इस ब्लॉक पर 3 एक्सटर्नल फोर्स लगाए हैं, एक Fx, एक Fy और एक Fz। Fz जो है नॉर्मल के अलॉन्ग है। आपको बताना है कि इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इस ग्रीन ब्लॉक पे। एनी आइडिया क्या करना चाहिए? सर एफ और एफ वाई का रिजल्टेंट में पीछे की देखो तरफ। देखो Fz जो है इसके साथ में वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक mg भी लगेगा ब्लॉक पर, और इन दोनों फोर्सेस को नॉर्मल फोर्स बैलेंस कर देगा। नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा, mg प्लस Fz। हाँ या ना, कोई दिक्कत? नो सर। अब क्या होगा, ये जो F हमारे पास टेंजेंशियल डायरेक्शन में 2 फोर्स लग रहे हैं ब्लॉक पे, एक Fx और एक Fy। हम क्या करेंगे, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट। ये हो गया आपका नेट फोर्स इन एक्स वाई डायरेक्शन, है ना। इस फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा। फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू रिजल्टेंट ऑफ Fx एंड Fy। समझ में आई बात? यहां पे लिख लो, फ्रिक्शन विल एक्ट opposite to resultant of Fx and Fy। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया। अरे यार Fx और Fy तो जबरदस्ती है ना, नेट फोर्स तो एक ही लग रहा है F, तो उसको अपोज करेगा फ्रिक्शन, खत्म। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। कॉपी हो गया है? कॉपी हुआ कि नहीं हुआ? सर एक मिनट। यस सर, हो गया। हो गया, ओके। नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जांपल है। हमें इस केस में इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। ट्राई करेंगे आप लोग या मैं निकालूं? सर ट्राई करेंगे। ट्राई करिए सब लोग, जल्दी जल्दी। छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन है। इतना टाइम? सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई। हाँ आदित्य, सही आंसर आपका। आप जगे हुए हो, बाकी सब सो रहे हैं। चलो, क्या होगा, ये 10 kg का ब्लॉक है।
जिसपे 100 न्यूटन का फोर्स हमने लगाया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू 0.5 है। ठीक है, तो क्या होगा इस ब्लॉक पे, क्या क्या फोर्सेस लगेंगे? इस ब्लॉक पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10G मतलब 100 न्यूटन का, इस पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, क्योंकि हमने ये एक्सटर्नल फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाया है। मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन को x, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को y बोल दिया। तो y डायरेक्शन में मैं बोल सकता हूं नॉर्मल माइनस 100 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज नॉर्मल इज इक्वल टू 100 न्यूटन। इसका मतलब फ्रिक्शन हो गया म्यू इनटू नॉर्मल, दैट इज इक्वल टू 50 न्यूटन। हाँ है ना? तो अब अगर मैं x डायरेक्शन के बारे में बात करूं तो x डायरेक्शन क्या लिख सकता हूं, 100 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू, अगर इसका एक्सेलरेशन a मान लूं तो 100 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma, दिस इंप्लाइज 100 माइनस 50, 50 इज इक्वल टू 10a, दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में? लल्लू नन्ना मुन्ना दम फुद्दू सवाल है, हमने इसको सॉल्व भी कर डाला। आगे बढ़ते हैं फिर। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब लोग जल्दी जल्दी फटाफट। ये क्वेश्चन भी उतना ही फुद्दू है जितना फुद्दू पिछला वाला था, कुछ नया नहीं है इसमें, बस जल्दी जल्दी आंसर चाहिए मेरे को। सही है बेटा, सौहार्द माझी एकदम सही आंसर है। ऋतिक बिल्कुल गलत आंसर दिया आपने। क्या है देखिए, इस ब्लॉक के ऊपर क्या क्या फोर्स लगेगा, 100 न्यूटन नीचे, और mg भी नीचे लगेगा, वो भी 100 न्यूटन का होगा। इसके अलावा फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। तो मैं इसका एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बना दे रहा हूं अलग से। इस पे लग रहा है नीचे 100 प्लस 100 200 न्यूटन, ऊपर नॉर्मल फोर्स लगेगा, मैंने यहाँ ड्रॉ नहीं किया था, वापस ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ऊपर नॉर्मल फोर्स लगेगा, आगे की तरफ 100 न्यूटन लग रहा है, और पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है। तो मैं अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन को x, अपवर्ड डायरेक्शन को y मान लूं, तो एक y डायरेक्शन में मैं क्या बोल सकता हूं, नॉर्मल माइनस 200 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज नॉर्मल इज इक्वल टू 200 न्यूटन, दिस इंप्लाइज फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल, दैट इज इक्वल टू म्यू कितना है 0.2, सो म्यू इनटू नॉर्मल इज 40 न्यूटन। तो अब अगर मैं x डायरेक्शन की इक्वेशन लिखूंगा तो x डायरेक्शन में फ्रिक्शन तो कितना हो गया, 40 न्यूटन हो चुका है। तो x डायरेक्शन की इक्वेशन जाएगी 100 माइनस 40, एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में a मान लेता हूं, तो 100 माइनस 40 इज इक्वल टू मास इज 10, 10 इंटू a, दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? अबे 100√2 कहां से ला दी भाई आयुष, आयुषी कुमारी? 10√2 -2, बाप रे। बेटा ये जो 100 न्यूटन है ना आपका, मेरे को गड़बड़ समझ में आ गया। ये जो 100 न्यूटन है, दिस इज नॉट इन एक्स वाई प्लेन, दिस इज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट? जो मैंने क्वेश्चन कराया था ये वाला, इसमें क्या था, ये एफ एक्स और एफ वाई दोनों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थे, है ना, फ्लोर के पैरेलल थे। एफ जेड की वजह से थोड़ा ना कोई फर्क पड़ा था। आपने यहां पर गलती ये करी है कि आपने इस 100 न्यूटन और इस 100 न्यूटन का रिजल्टेंट निकाल लिया और सिर्फ mg की वजह से फ्रिक्शन निकाला। यही तो मैं समझा रहा हूं कि फ्रिक्शन कभी म्यू mg नहीं होता, फ्रिक्शन होता है म्यू इनटू नॉर्मल, है ना। तो पहले नॉर्मल फोर्स निकालेंगे फिर फ्रिक्शन निकालेंगे। आपने 100 और 100 का रिजल्टेंट निकाला, उसमें से म्यू mg सबट्रैक्ट कर दिया, ये गलत किया आपने। सर समझ गए। ठीक है,
ओके, मेरे को आपका आंसर समझने में टाइम लग गया कि क्या ऐसा आंसर आया कहां से। आगे बढ़े, कॉपी हो गया? यस सर। यस सर। यस Okay. सर। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करेंगे। बहुत सुलाते हो यार, इतना स्लो, खड़े खड़े नींद आ, टहलना पड़ रहा है। जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, फास्ट फास्ट। आंसर सही भी होना चाहिए, सिर्फ जल्दी नहीं करना, सही भी देना आंसर, ठीक है? अभी तक आंसर नहीं आया यार। हाँ, किसका आया? सौहार्द माझी का आया है जो आंसर। मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। 80 40 60 2 सही है। देखो, लेट से इसका मास m है, ठीक है? ये एंगल तो आपका 37 डिग्री है, इस पे फोर्स लगेगा नीचे की तरफ mg, इधर टेढ़ा नॉर्मल। मैंने mg के कंपोनेंट आपको पहले ही सिखा रखा है, इंक्लाइन प्लेन पे याद रखने के लिए बोल रखा है कि इधर लगेगा इंक्लाइन के अलोंग कितना कितना लगेगा, बोलते जाइए। mg साइन थीटा लगेगा, इधर लगेगा कितना? जी कॉस थीटा। इधर लगेगा नॉर्मल फोर्स, इधर लगेगा फ्रिक्शन। हाँ या ना? यही होगा ना? अब मैंने इंक्लाइन के लॉन्ग डायरेक्शन को x बोल दिया, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को y बोल दिया, इसीलिए मैंने कंपोनेंट किए क्योंकि पहले मैं x इधर और y इधर ले चुका हूं, ठीक है? देखिए, जो मेरे अननोन फोर्सेस हैं, जो मेरा अननोन क्वांटिटी जितना भी है, ये सब x और y डायरेक्शन में ही है। एक्सेलरेशन इंक्लाइन के लॉन्ग है, नॉर्मल इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है, फ्रिक्शन इंक्लाइन के लॉन्ग है ना? तो इसलिए इट्स एन ऑब्वियस चॉइस कि मैं अपना एक्स वाई कैसे लूंगा, एक एक्सिस इंक्लाइन के पैरेलल, दूसरा इंक्लाइन के परपेंडिकुलर। तो अब मैं y डायरेक्शन में बात करूंगा क्योंकि मैं जब भी हम फ्रिक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वी विल ऑलवेज ट्राई टू फाइंड नॉर्मल फर्स्ट। सो y डायरेक्शन की अगर बात करते हैं तो नॉर्मल माइनस mg cos theta equals to 0. This implies normal is equal to mg cos theta is 37 degree, cos 37 degree that is equal to cos 37 degree होता है 4 by 5, so this is equal to 4 mg by 5। अभी तक याद हुआ है कि नहीं हुआ है? 37 डिग्री की वैल्यूज, cos 37, sin 37, tan 37 सब याद है ना? यस सर। ओके, तो नॉर्मल फोर्स आ गया, इसका मतलब हो गया फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल, दैट इज इक्वल टू 0.5 इनटू 4 mg by 5, दैट इज इक्वल टू 2 mg by 5। ये हो गया फ्रिक्शन। अब मैं बात करूंगा एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में क्या लिखेंगे? एक्स डायरेक्शन में लिखेंगे mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma। दिस इंप्लाइज, अब mg sin थीटा कितना है? sin 37 डिग्री होता है 3 by 5, सो दिस इज इक्वल टू 3 mg by 5 माइनस फ्रिक्शन है 2 mg by 5 इज इक्वल टू ma। तो क्लियरली आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा g by 5, और g को अगर आप 10 लेते हो तो इट विल बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? यस सर। ओके, आदित्य आपका आंसर सही था, लेकिन उससे पहले मैं सॉल्यूशन शुरू कर चुका था। ओके, सबको समझ में आया?
Yes, sir. कुछ Yes, नया sir. कर रहे हैं इसमें? बहुत डिफिकल्ट है No, चैप्टर? sir. नहीं No, sir. सर। फोर्स के जैसा है. अभी सीधा सा लग रहा ना? अभी टेढ़िया आएगा थोड़ा सा. ये वाला क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करेंगे सब लोग. नहीं आया? अभी भी नहीं आया? तमन्ना, मेरे ख्याल से तो आपका आंसर गलत है. सुष्मिता, आपका भी वही आंसर आ रहा है? कैसे हो रहा है ये तो गलत लग रहा है मेरे को. अभी तक जितने लोगों ने दिया सबने गलत दिया. एक सौहार्द माझी का, आई होप कि वो प्रिंटिंग टाइपिंग एरर हो. ऋतिक राज, आपका आंसर भी गलत है. सुष्मिता का गलत है. ऋतिक राज का 2 बार गलत है. एक ही आंसर 2 बार दिया, दोनों बार गलत दिया ऑब्वियसली. ऋतिक राज 3 बार आंसर टाइप किया, तीनों बार गलत. एक ही आंसर टाइप कर रहे हो बार बार, क्या फायदा? देखो, क्योंकि दोनों ब्लॉक्स मैंने एक ही कलर से बना रखे हैं, दोनों का मास भी सेम दे रखा है, इसलिए उन दोनों को अलग अलग करने के लिए नाम दे देते हैं ए और बी. उसके बाद बात करेंगे, ठीक है. फोर्सेस क्या लगेंगे, पहले फोर्सेस आइडेंटिफाई करेंगे. देखो, स्टेप्स चेंज नहीं होंगे. जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में करते थे ना, वही स्टेप्स यहाँ पे भी लगेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले इस पे लगेगा नीचे की तरफ 10G, मतलब 100 न्यूटन. मैं जी को 10 ले रहा हूँ शुरुआत से. यहाँ लगेगा ऊपर की तरफ टेंशन T, यहाँ नीचे लगेगा टेंशन T, यहाँ पीछे लगेगा टेंशन T, यहाँ आगे लगेगा टेंशन T, और इस पे पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि नीचे लगेगा इस पे 100 न्यूटन का mg, और ऊपर लगेगा नॉर्मल फोर्स. अब अगर मैं ब्लॉक ए के बारे में बात करूं, तो ए के बारे में मैं क्या बोल सकता हूं? ए के लिए मैंने क्या किया है, आगे की तरफ x, ऊपर की तरफ y ले लिया है. ठीक है. मैं y डायरेक्शन की इक्वेशन लिख रहा हूं. ए के लिए क्या लिखूंगा? नॉर्मल माइनस 100 इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज जो नॉर्मल फोर्स है वो 100 न्यूटन के बराबर आ गया. ठीक है. फिर मैं इसका मतलब लिखूंगा कि दिस इंप्लाइज फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल, दैट इज इक्वल टू 0.4 इंटू 100, दैट इज 60 न्यूटन. ठीक है. तो अब अगर मैं ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, अच्छा, अगर मैं ए के लिए एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन लिखता हूं, तो एक्स डायरेक्शन क्या लिख सकता हूं? टी, अच्छा, इसका एक्सेशन आगे ए मान लिया, तो इसका एक्सेशन नीचे की तरफ ए होगा. तो ए के लिए क्या होगा? टी माइनस फ्रिक्शन, टी माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू 10A. ठीक है. सर फ्रिक्शन 40 न्यूटन आएगा ना शायद. क्या वही तो सर. क्या बोल रहे हो? फ्रिक्शन 40 म्यू न्यूटन आएगा. म्यू 0.4 है. क्या बोल रहे हो? सर कैलकुलेशन में जहाँ पे आप फ्रिक्शन फोर्स निकाला वहाँ 40 होगा ना. अच्छा, सॉरी, तो म्यू 0.4 है तो 0.4, सॉरी, ओके, मेरी गलती. ये हो जाएगा 40 न्यूटन, सॉरी, माय बैड. ओके, तो टेंशन माइनस फ्रिक्शन इज 10A. सो ये तो हो गया अपना ब्लॉक ए के लिए. अब लिखेंगे ब्लॉक बी के लिए. ये मेरा एक इक्वेशन है, फ्रिक्शन निकाल चुका हूं, ये दूसरा इक्वेशन है. ब्लॉक बी के लिए सिर्फ एक ही डायरेक्शन की जरूरत है, इसे नीचे प्लस ऊपर माइनस लिख लिया मैंने.
मैंने लिखा 100 माइनस टी इज इक्वल टू 10a, ये हो गया इक्वेशन 3। मैं इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर दूंगा तो मेरा टेंशन कट जाएगा, टेंशन से मुक्ति मिल जाएगी, सर दर्द खत्म हो जाएगा। क्या आएगा? 100 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू 20a आएगा बेटा। जो भी आंसर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रहा है ना, वो यहाँ पे 10 लिखा पड़ा है, ठीक है। So this implies 100 minus 40 is equal to 20a. This implies acceleration a is equal to 3 meter per second square. ये आंसर सही है। 3 meter per second square will be the answer, not 6 meter per second square. Only one of you gave the correct answer, Aditya Oja. Everyone else was wrong. ठीक है बेटा, किसी को कोई दिक्कत है? फ्रिक्शन मजेदार है कि कंफ्यूजिंग है? मजेदार। मजेदार है, ठीक ठाक। ठीक ठाक है। मजेदार सर। ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। कॉपी हो गया ना? यस सर। इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करेंगे। मेरे को 2 लोगों ने आंसर दे दिया है। एक और ने आंसर दिया है, आंसर तीनों का सेम है। तीनों ने बोला है एक्सेलरेशन होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन। देखते हैं कैसे। उन्होंने कहा कि सर नीचे की तरफ फोर्स लगाया है हमने 10G मतलब कि 100 न्यूटन, ऊपर की तरफ फोर्स लगाया है नॉर्मल फोर्स। तो हम अगर इस पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगाते हैं तो मैं क्या बोलूंगा? मैं लिखूंगा लेट्स कॉल फॉरवर्ड डायरेक्शन एज एक्स, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन एज वाई। सो वाई डायरेक्शन में हम लिख सकते हैं नॉर्मल फोर्स माइनस 100 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन। मैंने एक्सेलरेशन इसका आगे की तरफ ए मान रखा है, इसलिए अगर मैं एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन लिखता हूं तो मेरे पास क्या मिलेगा? अच्छा, यहां से फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल, दैट इज इक्वल टू 0.6 इंटू 0.6 इंटू 100, 60 न्यूटन। ठीक है, तो 60 न्यूटन का मेरे पास फ्रिक्शन आ गया। अब मैं एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन लूंगा, 40 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू 10a। दिस इंप्लाइज 40 माइनस 60 इज इक्वल टू 10a। दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कि एक्सेलरेशन पीछे की तरफ हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? समझ में आई बात? हाँ या ना? तो भैया ये आंसर देखकर मैं तो गया सब पका। क्यों? मैंने फोर्स लगाया आगे और ब्लॉक चला जाएगा पीछे। मेरी हालत तो हो गई कुछ ऐसी। ये कैसे हुआ? जब मैंने फोर्स आगे लगाया तो एक्सेलरेशन पीछे कैसे आया? कोई बताएगा मुझे? सर पीछे नहीं जाएगा, रुका रहेगा। ये तो गड़बड़ है ना। मतलब मैंने आपको आज की क्लास में जो भी पढ़ाया मैंने तो सब कुछ अप्लाई कर दिया, है ना? फिर भी हमारा आंसर गड़बड़ आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर, एक्सीलरेशन 0 होगा सर। मतलब मैंने आपको पढ़ा दिया है गलत, है ना? सो आज की क्लास में आपको इस स्टेज में छोड़ के आज की क्लास में आपकी यहीं पे खत्म कर दूंगा, जहां आप कुछ ये बोलकर कि मैंने आज आपको
चीजें थोड़ी सी गलत पढ़ा दी हैं, इसलिए आपकी पूरी क्लास वेस्ट हो गई है और आप इस बच्चे की जैसी पोजीशन में एक अगली क्लास तक इंतजार करिए कि फिर सही आंसर क्या है। ठीक है बेटा, ओके सर। कोई दिक्कत? इसको सही से कैसे करेंगे? कुछ लोग आंसर बोल रहे हैं 0 होगा, पर वो 0 कैसे होगा ये नहीं बता रहे, तो स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में यहाँ जो कंफ्यूजन हो रहा है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो भी कंफ्यूजन आ रहा है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला, ये कंफ्यूजन क्या है, ये बच्चा क्या बोल रहा है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, किसी को आपत्ति? नो सर। नो सर। ओके, क्लास ओवर। मिलते हैं 2 दिन बाद है कि 3 दिन बाद है, या कल ही है? कल है। कल है ना, तो कल ही मिलते हैं है। कल। ठीक है।